प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 में पाठ 7 शीर्षक गजल कवि दुष्यंत कुमार को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, इनका जन्म सन 1933 और मृत्यु सन 1975। प्रमुख रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत आपकी काव्य रचनाएं हैं और एक कंठ विस्फाई इनके एक गीति नाट्य रचना है। साये में धूप जो इनका संग्रह है, उससे ये गजलें यहाँ पर संकलित ली गई हैं आपके पाठ्यक्रम में। विशेषकर इन गजलों में ऐसा माना जाता है कि एक दूसरी गजल का एक दूसरे पर कोई जुड़ा हुआ अस्तित्व नहीं होता। गजल अपने आप में एक पूर्ण होती है और वो स्वयं अपना अर्थ बतलाती है। दूसरी गजल का एक दूसरी गजल से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ संकलित गजलों में कवि दुष्यंत कुमार की राजनीति और समाज की स्थिति जो है उसका वर्णन यहाँ करने का प्रयास किया है कि हमारे राजनीति में क्या है, शासन में क्या है और हमारे समाज में क्या चल रहा है, और फिर उससे हमें राजनीति और समाज से हटकर हमें हमारे विकल्प की तलाश करने की भावना भी हमें बताने का प्रयास किया है कि हमें इसके विकल्प में क्या करना चाहिए। जब सामाजिक स्थिति ऐसी हो जाए तो हमें हमारा परिवेश बदल करके किस तरह का जीवन जीना चाहिए। कुछ ऐसी सलाहें इन गजलों के माध्यम से हमें कवि दुष्यंत कुमार के द्वारा दी गई है। देखिए गजल, आप सबसे पहले प्रथम गजल बुक में देखिए आप लोग कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब राजा चुना जाता है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जब कोई भी मंत्री या अधिकारी अपने पद पर पहुंचता है तो वो ये घोषणा करता है कि मैं चुनाव जीतने के बाद में आपको ये व्यवस्थाएं कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, सारे वादे करता है वो, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं होता। तो वही बात यहाँ कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए कि हर एक घर में दीपक जला दिया जाएगा, हर एक को मकान बनवा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन आज कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए कि यहाँ पर मयसर मानी उपलब्ध, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग, एक दीपक उपलब्ध नहीं है। तो उनके करने और कथनी में कितना अंतर है बताने का प्रयास किया है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। दूसरी गजल देखें कि कहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यानी ऐसे राजनीतिक परिवेश जहां पर भय हो, आतंकित स्थिति हो, कि वहां के बारे में कवि ने बताया है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि पेड़ों के नीचे हमेशा छाया रहती है। यानी जो राजा है, मालिक है प्रजा का, उसके अधीनस्थ रहते हुए हमें सुख शांति मिलनी चाहिए, पेड़ के नीचे छाया मिलती है। लेकिन विपरीत हो रही है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी पेड़ों के नीचे छाया लगनी चाहिए, वहां धूप लगती है। अर्थात यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गर्मी लग रही है धूप छाया की जगह स्थान पर, तो यहाँ में भय लग रहा है, इसलिए चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए कि चलो यहाँ से हमें दूर कहीं चले जाना चाहिए। यानी कभी ये कहना चाहता है कि ऐसी स्थिति हो जो राजनीतिकता हावी हो और जनता या प्रजा की सेवा न करते हो, वहां से उस शासन को छोड़ करके दूर चले जाना चाहिए। यही कभी उचित मानता है। अगली गजल देखो कि ने हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। यानी यहाँ पर समाज की स्थिति, यदि गरीब रूप में भी व्यक्ति जीना चाह रहा है या जी रहा है तो कहते हैं कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यदि हमारे पास कमीज भी ना है, यानी पहनने को कपड़े भी नहीं है, तो हम पैरों से हमारे पेट को ढक लेंगे, हमारी इज्जत को बचा कर रख लेंगे। यानी हम रूखा सूखा जैसा भी होगा खा करके अपने जीवन पूरा कर लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, यानी ये लोग, इस समाज में रहने वाले लोग यहाँ रहते हुए कितने उचित तरीके से अपने जीवन जीने के लिए तत्पर हैं, कवि ने बताने का प्रयास किया है। अगला देखिए तुम कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। कवि यहाँ संतोष मन में करता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ ना खुदा ना सही, परमात्मा है नहीं है कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब ही सही, कि उसके रूप में यदि आदमी भी हम जो यहाँ देख रहे हैं व्यक्ति भी है तो चलो वो ही सही, कम से कम है तो परमात्मा का अस्तित्व। कोई हसी नजारा तो है नजर के लिए, यानी कोई सुंदर वस्तु देखने के लिए तो उपलब्ध है, यानी एक मानव स्वरूप जो परमात्मा का अंश है वो यहाँ देखने को तो मिलता है। यहाँ से चल करके अब हमें कहाँ जाना चाहिए, अर्थात नहीं, हमें यहाँ मानव रूप में ही सही, ये रूप जो हम देख रहे हैं प्रकृति का, या ब्रह्मा के परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है, ये रूप हमें दिखाई दे रहा है, यही हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसा मानता है यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार। अगली गजल देखो कि है मुतमईन है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज मसक के लिए।
कवि कहता है कि मानता है, ये आश्वस्त है अपने आप में स्वयं, मुतमईन माने आश्वस्त रहना, कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कि वो राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति इस बात में आश्वस्त है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम पिघल नहीं सकते, यानी हमें कोई कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, और मैं उनको वहां सावधान करने के लिए आवाज दे रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सीख दे रहा हूँ कि इस तरह नहीं, शासन इस तरह चलता है, लेकिन मेरी आवाज का कोई असर या प्रभाव नहीं है। कि मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, यानी मैं अपने बेकरार हूँ, तत्पर हूँ अपने आवाज से बुलंदी के साथ कहने के लिए, उनको इस बात के लिए कि मेरी आवाज का प्रभाव उनको ऊपर हो, लेकिन उनको ऊपर कोई प्रभाव नजर होता दिखाई नहीं देता है, ऐसा कवि मानता है। नेक्स्ट अगली गजल देखें कि तेरा निजाम है सिंध जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार ये बात कहता है कि हे शासक वर्ग, आप जिस पद पर प्रतिष्ठित हो, आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो दम है, कि तेरा निजाम है सिल जुबान शायर की, तेरा शासन है, तू शायर की हमारी जुबान को भी सिल सकता है, सील सकता है, बंद कर सकता है, हमें बोलने के लिए भी पाबंदी लगा सकता है, लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद के लिए ये बात बहुत जरूरी है। अर्थात तुम्हारे शासन होने के नाते, तुम पावरशील होने के नाते तुम ये काम कर सकते हो, हमें बोलने से भी रोक सकते हो, लेकिन बोलने से रोकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद के लिए, बहर माने छंद के लिए एहतियात जरूरी है, वो अपने आप को बताता है। और लास्ट में जब सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन वो देखता है कि जीवन जीने में कोई सार नहीं है, तो किस तरह से वो अपने यहाँ पर विकल्प दर्शाता है। जैसा कि मैंने परिचय में लिखा है यहाँ पर कि कभी विकल्प की तलाश में क्या सलाह देता है अपने अंतिम गजल में। अंतिम गजल की छंद में देखिए किस तरह से कहता है वो कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि यहाँ उनको विकल्प सुझाता है कि चलो कोई बात नहीं, जैसा शासन है ठीक है, जैसा समाज है ठीक है, हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अपने बगीचे में, अपने घर में, अपने एरिया में या अपने क्षेत्र में हम जिए तो गुलमोहर के लिए, यानी सुख और समृद्धि के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और मरे भी तो दूसरों की गलियों में जाए तो किसके लिए, गुलमोहर के लिए। यानी कि गुलमोहर का तात्पर्य यहाँ सुख, आनंद और वैभव प्राप्त करने के लिए मरे, व्यर्थ में मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कवि ये विकल्प हमें सुझाता है कि चलो शासन है अपना है, लोग हैं अपने हैं, समाज है अपना है, जैसा जो कुछ है उसमें ही हमें रहना चाहिए, बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ हमें मरना है तो अपने समाज को, राजनीतिक परिवेश को सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने के लिए ही अपने को मरना है, वैसे ही नहीं। तो ये सुझाव है कवि का लास्ट के छंद में, लास्ट गजल में। तो इस तरह से अपना ये पाठ आज पूरा होता है। अगला लेसन अपन अगली क्लास से पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।